हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। थीम 10 लिखा है यहाँ पे, बट ये मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी है। न्यू इंडिया की मतलब न्यू एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडिया की। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने आई होप मेरी पुरानी वीडियोस एंशियंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया की देखी होंगी, जहाँ पे हमने बात करा था अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थीम्स। तो ये भी जो बुक है ये थीम्स बेस्ड है। थीम्स का मतलब क्या है? कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। तो मतलब ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है, ये कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड के बारे में बात करेगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो होंगे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली बात करेंगे वैसे, ठीक है। मैं इस पे वापस आऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंडिया का क्या मतलब है, राइट। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडर्न इंडिया आखिर है क्या। देखिए, हिस्टोरियंस ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकाले हैं चीजों को समझने के लिए, चीजों को डिवाइड करने के लिए। तो हमारी हिस्ट्री भी काफी अच्छे तरीके से डिवाइडेड है। मैंने मेडिवल इंडिया और एंशियंट इंडिया क्या है ये उनकी बुक्स में बता रखा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न इंडिया क्या है, या इसको बोला जाता है ब्रिटिश एरा भी बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी चीजें हमारे में कही जाती है 1707 के बाद हुई, या जो भी चीजें 1757 के बाद हुई, या जो भी चीजें 1857 के बाद हुई, इसे मॉडर्न इंडिया टर्म में डिवाइड किया गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 ईयर मेंशन कर दी हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1707 के बाद मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ। 1700, कुछ कहते हैं 1757 के बाद हुआ, कुछ कहते हैं 1857 के बाद हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य तहस नहस हो गया था, और मतलब आप कह सकते हो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका था। पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, इसे याद रखिए। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था लेकिन खत्म होना शुरू हो गया था। तो इसलिए मैंने जो वर्ड यूज किया तहस नहस, मे भी आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। तहस नहस का आप मतलब ये समझ लीजिए कि स्टार्ट हो चुकी है चीजें डिक्लाइन होना। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, और अंग्रेजों ने ये युद्ध जीता था। जैसे भी जीता था, हम अगर डिटेल्स में पढ़े बैटल ऑफ प्लासी, मेरे वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी एस वाई अकेडमी लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बैटल ऑफ प्लासी मतलब पैसे देके युद्ध जीत लिया था, ऐसे आप समझ सकते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद तो ब्रिटिश का खुद ही का साम्राज्य सेटअप हो गया था। मतलब कंपनी का जो रूल था, कंपनी रूल खत्म हो गया था। जनरली अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार 3 इयर्स बता दिए समझ नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो मॉडर्न इंडिया में जनरली जो एक्सेप्टेड है वो 1757 है, कि इसके बाद से मॉडर्न इंडिया काल शुरू हो गया, और इस एनसीईआरटी में भी उसके बाद की ही बातें हैं। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, काफी लोगों को डाउट रहता है। ब्रिटिशर्स तो इससे पहले आ चुके थे, जहांगीर के टाइम में आना शुरू हो गए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। जहांगीर मतलब 17वीं सदी की शुरू में, 1604, 1604, 5, 6, 7 ऐसे आते रहेंगे। उसके बाद तो अच्छी तरीके से और आगे चल के भी आते रहेंगे, शाहजहां के टाइम में आए, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ब्रिटिशर्स आना ही ये 1757 में शुरू हुए, काफी सालों से थे एज कंपनी, एज ट्रेडर्स। सामान बेचने आते थे, सामान लेके चले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है, ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए, वैसे तो मैं काफी डिटेल्स में सब चीजों के जाता ही हूँ। यूपीएससी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, स्टेट पीसीएस की भी देख सकते हैं, 12th के तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली देख सकते हैं। इग्नू वगैरह, इग्नू बीए, वो सब स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हो इन वीडियोस को, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछना ना भूले। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है कोलोनियलिज्म। इसका क्या मतलब है? कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है? कोलोनियलिज्म का मतलब है कि एक कॉलोनी है और एक पेरेंट कंट्री है। तो यहाँ पे पेरेंट कंट्री जो था वो था ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश या ब्रिटेन कह सकते हैं आप, ठीक है। एंड जो कॉलोनी थी वो था भारत, इंडिया। मैं यहाँ बाउंड्रीज पर नहीं डिफाइन कर रहा कि इंडिया क्या था, ब्रिटेन क्या था, ठीक है। यहाँ पे वो मैं डिफाइन नहीं कर रहा। ब्रिटेन तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में हर जगह ही फैला हुआ था। भारत अगर आप कहो तो ठीक है, डिवाइडेड था, ठीक है, मल्टीपल चीजों में डिवाइडेड था। और भारत की ज्योग्राफी चेंज होती रहेगी। ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले बंगाल में कब्जा करेंगे, फिर धीरे धीरे फैलते जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया कब्जा कर लेंगे। तो वो यहाँ कोलोनियलिज्म के डेफिनेशन पे आ रहा हूँ कि कोलोनियलिज्म का डेफिनेशन ये है कि एक पेरेंट कंट्री दूसरे कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो पेरेंट कंट्री ब्रिटेन जो था वो अपनी कॉलोनी इंडिया को कंट्रोल करता था, और ये कंट्रोल करने के लिए आप उसने अपनी सरकार बना दी थी। वो अपना रूल चलाता था, उसको उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता था, उसके कल्चर को भी इम्पैक्ट करता था, सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करता था। तो ये
ये एक कोलोनियलिज्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोलोनियलिज्म का मतलब ये है कि कोई एक पेरेंट कंट्री है जो ताकतवर है, ऑफ कोर्स ताकतवर है तभी तो अटैक कर पा रहा है। उसने क्या करा, किसी और कंट्री पे कब्जा करा, ठीक है, उसने किसी और कंट्री पे कब्जा करा, वहां के सिटीजन्स को अपना सिटीजन्स नहीं माना उसने, ठीक है, वहां के सिटीजन्स को अपना सिटीजन्स नहीं माना, लेकिन उस जगह पे रूल करा। तो ये एक ए है, ये पेरेंट कंट्री है, ये कॉलोनी है, ये इस पे पूरा का पूरा रूल कर रहा है, अपना आप कह सकते हो अपना कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है, अपना जो है कल्चर चला रहा है, अपना जो है इकोनॉमी तरह चला रहा है। और यहाँ से जो है इसका पर्पस मल्टीपल चीजें हैं। एक तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं दोस्तों, कॉलोनियलिज्म के मल्टीपल रीजन। एक रीजन हो सकता है कि उससे वो पैसे कमाना चाहता है, दूसरा चीज है कि एक शान की बात है। हाँ जी, ये शान की बात होती थी इस टाइम में ना, 19वीं सदी में ये शान की बात थी कि आपकी कितनी ज्यादा कॉलोनीज है। ब्रिटिशर्स बहुत प्राउड फील करते थे कि इंडिया उनकी कॉलोनी है। फ्रेंच ने भी इसलिए ट्राई करा था। तो एक शान की बात होती थी, रेपुटेशन की बात होती थी। अगर आपकी कॉलोनी नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है। यही एक रीजन था वर्ल्ड वार वन होने का भी। उसमें नहीं जाते ज्यादा, लेकिन कोलो तो मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करेगा, कल्चर को इम्पैक्ट करेगा, इसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। जनरली आप देखो तो जो आपको रीजंस दिखेंगे वो ये है कि इकोनॉमी बूस्ट करनी होती थी, इसलिए आ, इनको कॉलोनी पे कब्जा करना होता था। आप जनरली एक और चीज नोटिस करेंगे कि 18वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मतलब इंडस्ट्रीज जो थी वो बनना शुरू हुई, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज एक पेस पिक करी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि जल्दी जल्दी मशीन्स बनने लगी, मशीन्स जो है वो प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ाने लगी। तो दोस्तों हुआ क्या कि मशीन्स जब बहुत ज्यादा तेजी से बनने लगी तो रॉ मटेरियल की कमी हो गई थी। तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था ब्रिटेन में, 18वीं सदी के में ही आ गया था, ठीक है। बाकी कंट्रीज में तो बाद में आएगा, इवन यूएसए में भी नहीं आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले ब्रिटेन में आया, फिर बेल्जियम में आया, फिर दूसरे कंट्रीज में आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो रॉ मटेरियल की कमी हो गई। वहां पे कॉटन नहीं है, वहां पे आयरन नहीं है, ठीक है, पिग आयरन नहीं है, कार्बन नहीं है, मल्टीपल चीजों की कमी हो गई वहां पे, कोल नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों की कमी थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी आता है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि कॉलोनियलिज्म आएगा ही आएगा। तो किसी भी कंट्री में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो उसमें कॉलोनियलिज्म भी आएगा दोस्तों, ठीक है। आजकल चाइना भी थोड़ा थोड़ा यही ट्राई कर रहा है। हाँ, मॉडर्न टाइम्स में कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट तो बंद ही हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इसके नेगेटिव्स देख चुकी है। अब तो कॉलोनियलिज्म नहीं चलेगा, लेकिन अब चलता है नियो कॉलोनियलिज्म। इसकी डेफिनेशन हम कभी और पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आज भी चल रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो कॉलोनी की जरूरत पड़ेगी, कॉलोनी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, 100 चीजें चाहिए ना दोस्तों। इतनी सारी चीजें एक कंट्री बस कैसे होंगी? तो इसलिए उन्होंने इंडिया पे कब्जा करा, राइट। तो यही आपको चीजें यहाँ पे दिखेंगी कॉलोनियलिज्म की। मल्टीपल डेफिनेशंस है। मेरा एक सजेशन है आपके लिए इसमें, जो आपको डेफिनेशन अच्छी लगे एक याद कर लो, वही एग्जाम में लिख के आना। थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर ये डेफिनेशन हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने कोलोनियलिज्म अच्छे से समझा दिया है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि आप मुझे समझाएं कमेंट सेक्शन में कि इंपेरियलिज्म क्या है और कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म में डिफरेंस क्या है। ये आपकी जिम्मेदारी। दूसरा यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब ये है कि भारत के जो रूरल एरियाज हैं वहां की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे रूरल एरियाज की बात होगी। तो आई होप आपको थीम समझ में आ गई है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हम ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल आर्काइव जो है उनको पढ़ेंगे, उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा था भाई भारत में इस टाइम में, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। जनरली आप नोटिस करोगे कि बंगाल के एरियाज की बात होगी। तो चलिए बिगिन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मेंट टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड। सिंपल इसका मतलब ये है कि कॉलोनियल रूल, मैंने बता दिया कॉलोनियल रूल क्या है। कॉलोनियल रूल ये है कि यूके जो है या यूनाइटेड किंगडम जो है या ब्रिटेन जो है वो भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा है उसने, ठीक है। हक हक चला रहा है, ठीक है, ऊपर से डंडा आ रहा है, ठीक है। मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो यूके है, ब्रिटेन है, इंडिया नहीं है डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसका इम्पैक्ट एक रूरल एरिया में क्या था, कंट्री साइड में क्या था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यू विल मीट द जमींदार ऑफ बंगाल। अब जमींदार से मिलोगे, जमींदार के मतलब क्या है? जमीन पे जिसका हक है, ठीक है, लैंड पे जिसका हक है,
मल्टीपल मीनिंग्स रहेंगे अलग अलग टाइम्स में, इसलिए मैं स्पेसिफिक नहीं जा रहा। मतलब आप कह सकते हो, आपको कहीं कहीं दिखेंगे जमींदार की जमींदार ओनर है, कहीं कहीं आपको दिखेंगे जमींदार वो है जो पैसे कलेक्ट करता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी समझेंगे दोस्तों, आपको ये पढ़ के समझ में आ जाएगा जमींदार के बारे में कि क्यों भारत ने, जब भारत आजाद हुआ तो जमींदारी भारत ने बंद कर दी, क्यों बंद कर दी, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। आप फिर राजमहल हिल्स में जाओगे, वेयर द पहाड़ियाज एंड द संथल्स के बारे में आप पढ़ोगे। संथली मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एग्जाम में आता ही रहता है, हर 2-3 साल बाद वापस आता रहेगा। फिर आप डेक्कन की तरफ मूव कर जाओगे, डेक्कन मतलब हैदराबाद वगैरह एरिया जो है ना, उस एरियाज में आप मूव करेंगे। डेक्कन से मतलब कह सकते हो कि दक्षिण भारत और नॉर्थ इंडिया के बीच का जो एरिया है, उसके जो, जैसे आप उसमें महाराष्ट्र को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब स्टेट्स, कर्नाटक का नॉर्थ है ना, इन सबको इंक्लूड कर सकते हो, ये सब डेक्कन एरिया हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी हम रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब है कि भारत ईस्ट में था। ठीक है दोस्तों, भारत ईस्ट में था इस टाइम में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मतलब है कि भारत ईस्ट में था दोस्तों, राइट। तो ईस्ट में जो कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट, ईस्ट में क्यों है ये भारत, अगर आप देखो यूनाइटेड किंगडम कहां पर है, ये अगर यूके है तो भारत है यहाँ पर, तो उनके लिए हम ईस्ट में हुए हैं ना, क्या कहते हो, उनके लिए हम ईस्ट में हुए, जो वेस्ट में है वो वेस्ट इधर जाएंगे। इसीलिए आपको दिखेगा कि यूके के जो लेफ्ट में एरिया आता है अमेरिका के पास, वो वेस्ट इंडीज है। यहाँ पे जो आता है राइट साइड पे, वो इंडिया है या ईस्ट इंडीज है। ठीक है, ईस्ट इंडीज भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, राइट। तो ये हमने चीज समझी यहाँ पे। तो ये ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो रूल करती थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार कंपनी रूल कर रही थी भारत को, हाँ जी, यही ट्रुथ है। कंपनी ये कोई मजाक की कंपनी नहीं थी, ये ट्रेड करती थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो 1857 में शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स से रूल का मतलब है कि ब्रिटेन अपनी चला रहा है, ब्रिटेन अपनी चला रहा है। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि अलग अलग एक्ट आते रहेंगे, वो ज्यादा बुक में डिस्कस नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, ठीक है, 1833 में एक्ट आएगा, 1813 में एक्ट आएगा, 1853 में एक्ट आएगा, जो जो कंपनी की पावर्स कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। लेकिन इनिशियली जो रूल था वो कंपनी का ही था। और कंपनी जो थी, वो जो थी बहुत ही ताकतवर कंपनी थी। उसका काम ट्रेड करना भी था, उसका काम एक और भी था कि वो रूल भी चलाती थी। तो इंडियन से एक गलती हुई थी कि उन्होंने इस कंपनी को जस्ट ट्रेडिंग कंपनी समझा, जो आप भी शायद समझ रहे होगे अभी। तो जब आप गलती कर सकते हो तो उस टाइम के लोग भी गलती कर सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसे ट्रेडिंग कंपनी समझा, और वही समझ के उन्होंने ट्रेड करी। लेकिन एक कंपनी जो ट्रेड कर रही होती है, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करती है, वो कंट्री के रूल्स भी चेंज करती है। और जब रूल्स चेंज ना हो तो वो खुद ही रूल करने लग जाती है। इसलिए कंपनी से आज भी लोग बहुत डरते हैं, प्राइवेट सेक्टर से। आपने सुना होगा रिलायंस, अडानी ग्रुप्स है ना, नेगेटिव व्यूज हैं लोगों के थोड़े थोड़े, है ना, देखते हो आप आज भी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है पॉलिसीज को कंट्रोल कर लेते हैं। वो डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे तो पैसा खिला देंगे नेताओं को और पॉलिसीज चेंज करा देंगे, आज भी है। तो इसी से आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट भी। अब यहाँ लिखा है लॉज इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट हैव consequences फॉर द पीपल। एक तो पहली बात ये है कि लॉज जो हैं पहले भी थे, ये आपको समझना होगा। अकबर के भी लॉज थे, शेरशाह सूरी के भी लॉ थे, अशोका के टाइम में भी इवन लॉज थे। लेकिन ये जो लॉ हैं अच्छे से जो लिख दिए गए और पैन इंडिया लेवल, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया लेवल पे फॉलो होंगे, इसका बहुत ज्यादा कंसिक्वेंस होगा, है ना। इवन ट्राइबल्स पे भी लॉ लिख दिए गए, अरे उन्हें तो यार समझ नहीं आता अपने अंग्रेजी में, उनके लिए लॉज लिख दिए, तो आप समझ सकते हो उसका इम्पैक्ट क्या है। ये देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना। दे डिटरमाइन टू एन एक्सटेंट हु ग्रोस रिचर एंड हु पुअरर। तो लॉ तो सेम होता है, लॉ तो सेम होता है, लेकिन सेम लॉ अगर अमीर आदमी के लिए अलग होता है, गरीब आदमी के लिए अलग होता है। आज भी ऐसा है ना, आज भी ऐसा है, तब भी वैसा ही था। हु एक्वायर्स न्यू लैंड, हु लूजेस द लैंड दे हैव लिव्ड ऑन, वेयर पीजेंट्स गो व्हेन दे नीड द मनी। तो ये सब चीजें अभी आएंगी। एंड काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया का एक स्ट्रक्चर जो चल रहा था उसमें दखल देना शुरू कर दिया, और उसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट होंगे, हम वो इस वीडियो में देखेंगे।
यहाँ एक ड्राइंग बना रखी है जिसमें कॉटन बीइंग कैरिड फ्रॉम द विलेज टू द मंडी, इलस्ट्रेटेड इन लंदन न्यूज। 20 अप्रैल 1861 की बात है। 1861 की बात है, मतलब बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। और बैटल ऑफ बक्सर होना बाकी है। सॉरी, मैं कहा 1861 लिखा है, तो मतलब यहाँ तो अभी यहाँ आप कह सकते हो कि अभी तो अंग्रेजों का अच्छे से रूल सेटअप हो चुका है, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई है। 1857 क्रांति के बाद इंडिया में 1800 1858 का एक्ट आया था, ठीक है, जिससे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली थी। तो यहाँ पे अच्छा कंट्रोल कर रहे थे। आप यहाँ पे देखो तो एक कॉटन जो है ये जा रहा है ब्रिटेन। ये कॉटन जो है ये जा रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन में अब इस कॉटन का क्या होगा दोस्तों? ब्रिटेन में बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं जो ब्रिटेन के पास ही हैं, ठीक है। 1861 में आते आते दोस्तों जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, इवन यूनाइटेड स्टेट्स, इनके पास भी मशीन्स तो आ गई थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉटन आखिर हो क्या रहा है। कॉटन जो है भारत से जा रहा है और ब्रिटेन में बड़ी बड़ी मशीनें वहां पे क्लोथ्स बन रहे हैं, मशीन क्लोथ्स। ब्रिटिशर से आने से पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले। आई होप इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई 40 क्लोथ बनाता था तो अब 4,000 से 40,000 क्लोथ बना रहा है, इतना फर्क है, ठीक है। अगर कोई कंपनी 40 क्लोथ बना रही थी एक दिन में, कपड़े बना रही थी, तो अब 4,000 से 40,000 बना रही है, इतना फर्क है, क्योंकि मशीन चल रही है ना, ऑटोमेशन सब चल रहा है। तो दोस्तों ये हुआ कि कॉटन ब्रिटिश में मशीनें बननी थी। अब मेरा पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ करता था भाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये होता था कि ये जो कॉटन था ये भारत में ही रहता था। भारत में हाथ से कॉटन बनाते थे, तो 40 क्लोथ जो है वो बन के आते थे। और भारत वाले क्लोथ जो थे वो बहुत अच्छे बनते थे। इवन इनका एक्सपोर्ट भी हुआ करता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के लोग काफी पसंद करते थे भारत के क्लोथ्स। तो में भारत पहले, इससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले, कोलोनियलिज्म आने से पहले, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया फिर कोलोनियलिज्म आ गया, भारत पे कब्जा हो गया। लेकिन इससे पहले क्या था कि भारत में एक्सपोर्ट जो था वो बहुत बहुत ज्यादा था इम्पोर्ट से। और जब भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है तो आप एक सक्सेसफुल नेशन होते हो। तो औरंगजेब के टाइम में भारत एक सक्सेसफुल नेशन था। काफी बड़ा जीडीपी जो वर्ल्ड का था वो भारत से ही चलता था, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद भारत का जो है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो नेगेटिव हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। अब मेरे से कुछ कुछ दोस्त बोल सकते हैं जो अगर ज्यादा दिमाग चला रहे हैं कि हम कॉटन तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना यार, तो एक्सपोर्ट तो अभी भी बहुत हो रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप इसमें, लेकिन एक चीज समझिए दोस्तों कि जब भी एक्सपोर्ट होना है ना दोस्तों, तो वो फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होना चाहिए दोस्तों, तभी सरप्लस माना जाएगा। इसके दो तीन रीजन बताता हूँ। एक तो देखो, ये जब आप रॉ मटेरियल जब एक्सपोर्ट कर दोगे तो एक तो वो बहुत सस्ता होगा। जब रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट करोगे वो लेट से 10 रुपए का है, और क्लोथ जो बन के आया वो है 100 रुपए का। फर्क है, फर्क है बहुत ज्यादा। इससे क्या हुआ कि जिस कंट्री में 100 रुपए का बन के आया वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और होगा, वहां पे पैसा भी ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट। दिस इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। ये एक चीज हो गया। देखिए, कोलोनियलिज्म ना होता, हम सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे होते तब भी चल जाता, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा ना दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी लगाई। उन्होंने 10 रुपए का कॉटन भी ना सिर्फ 1 रुपए में सेल कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो ये 10 रुपए में भी अगर सेल हो रहा होता, अगर ये इसकी लेट से ये जेन्युइन प्राइस है 10 रुपए, अगर उसमें भी ये सेल हो रहा होता तब भी भारत इतना नहीं डूबता। लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला कि 1 रुपए में ही हम सेल करेंगे, 1 रुपए में ही, और जो आप इंपोर्ट करोगे 100 रुपए में करोगे। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो गया दोस्तों। इससे एक्सपोर्ट जो है भारत का बिल्कुल कम हो गया कंपेयर टू इंपोर्ट। और भारत जो है गरीब से गरीब बनता चला गया, गरीब से गरीब बनता चला गया। जब इंडस्ट्रीज नहीं होंगी किसी कंट्रीज में, जब सारे के सारे लोग किसान में खेती कर रहे होंगे, है ना, खेती भी किस चीज की, सब कॉटन की खेती कर रहे हैं,
हम देखेंगे कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स भी होने लगा, तो कॉटन की खेती कर रहे हैं, इंडिगो की खेती कर रहे हैं, कुछ खाने को है ही नहीं, तो देश गरीब हो जाएगा, भुखमरी होगी, और पता नहीं कितने भारतीय मर गए इस चक्कर में, ठीक है, फेमाइन्स वगैरह आएंगे। तो ये डिस्कशन का टॉपिक रहेगा यहाँ पे। अब ये भी देखेंगे ट्राइबल्स में क्या हुआ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जमींदार के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, ठीक है। मेरे को आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, एंड उसके हिसाब से मैं अपनी टीचिंग की स्ट्रेटेजी भी चेंज करूंगा अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही या कुछ चेंज आप चाहते हो तो। थैंक यू एंड टेक केयर।